दैट इज हमारा चैप्टर नंबर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो देखते हैं आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या होता है। बेसिकली आप 11th क्लास में थे तो 11th क्लास के अंदर आपको एक चैप्टर सिखाया गया था जिसका नाम था फाइनल अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर आपको 3 पार्ट में अकाउंट को बांटा गया था। एक बनाया गया था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, और 11th क्यों, फर्स्ट ईयर में भी ट्रेडिंग अकाउंट। एक बनाया गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, अभी रिसेंटली करके आए हो आप, और एक बनाया गया था आपका दैट इज बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट आपने बनाए थे, और ये जो अकाउंटिंग करी थी आपने वो करी थी सोल प्रोप्राइटर के लिए। सर सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, आपको लगा आप बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आप उठे और आपने अपना सिंगल किसी व्यक्ति ने अपना बिजनेस किया और उसमें कोई भागीदारी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, कुछ नहीं करना, मैंने अपनी दुकानदारी स्टार्ट करी। तो मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने अपनी दुकानदारी स्टार्ट करी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सोल प्रोप्राइटर। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कराया। पैन नंबर जो है ना, आप वही रजिस्ट्रेशन माना जाता है। तो इस केस में आपने 3 अकाउंट बनाए थे, तो आप अकेले कर रहे हो। तो सरकार गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है यार ये अकेला इतना बड़ा अपने बिजनेस कर रहा है। अब यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, यहाँ पे परचून की दुकान वाला हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, ढाबे वाला हो सकता है, चाय वाला हो सकता है, छोले भटूरे जो बेच रहा है वो हो सकता है, नमकीन बेच रहा है, मतलब कोई भी छोटे मोटे दुकानदार हो सकते हैं इसमें। अब इन दुकानदार के ऊपर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया जाता। तो ये जो बनाते हैं ना अपना बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट, वो कैसे बनाते हैं, वो अनऑर्गेनाइज तरीके से बनाते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब इनको छूट दी होती है कि भाई तू कम से कम बैलेंस शीट और पी एंड एल बना ले बस। अनऑर्गेनाइज मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, बोला गया जैसे मर्जी का मतलब है कि तूने क्या करना है, एक बना ले तू क्या, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। यहाँ पे ट्रेडिंग वाला पार्ट रख लेना और नीचे कौन सा पार्ट रख लेना, पी एंड एल, और एक बना ले तू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इधर लाइबिलिटी रखना है और इधर एसेट्स रखना है, और जैसे मर्जी एसेट्स लिख ले, तू कैश लिख ले, कैश के बाद फिर तू चाहे फिक्स एसेट्स लिख ले, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं, एक सिस्टमेटिक नहीं, जैसे मर्जी कर ले। क्योंकि ये लोग अगर ये काम करते हुए, अगर मान लो एक कोई फॉर एग्जाम्पल सब्जी बेचने वाला है, वेजिटेबल सेलर है या फ्रूट सेलर है, वो अपना दुकानदारी दिन भर में कर रहा है और उसके बावजूद भी एक पी एंड एल बैलेंस शीट बना के सरकार को रिपोर्ट दे रहा है, सरकार को बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो इनके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया। लेकिन अब कुछ बड़ी कंपनी आ जाती है, जैसे आपको अगर अपने आप को ग्रो करना है तो आप अपने आप को बनाओगे कंपनी। अब कंपनी में भी अपने अलग अलग तरीके के होते हैं। एक हो गया नॉर्मल कंपनी, जैसे मान लो दूध वाला है, मिल्क वाला है, तो मिल्क वाले देखो जो गली में देने के लिए, आपके घर पे देने के लिए आते हैं, ये पहले आया करते थे, अब तो खैर वो टाइम बहुत, मेट्रो सिटी में तो नहीं है, रूरल एरिया में भी है। तो वो तो अपनी कौन से सोल प्रोप्राइटरशिप में, और अभी मिल्क वाले बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड भी आ गई है। जैसे एक अभी ऐड देखता हूँ किसका, बहुत ऐड आता है, 4 दूध के साथ 4 मिल्क फ्री, ऐसे इस तरीके से आता है, कौन सा आता है, कंट्री डिलाइट, आपने देखा होगा। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए इसने क्या बना लिया, कंपनी बना लिया।
तो अगर आप नॉर्मल हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल हो, या फिर आप कंपनी बना सकते हो कुछ स्पेशल कंपनी। स्पेशल कंपनी का मतलब क्या है कि यूनिक होता है, वो हर कोई नहीं करता, बहुत रेयर है। जैसे इलेक्ट्रिक कंपनी। अब इलेक्ट्रिक कंपनी जैसे टाटा पावर लिमिटेड, टीडीपीएल, तो आपने सुना है कि भैया बिजली सप्लाई इसके अलावा कोई कर रहा है, तो एक स्पेसिफिक कंपनी है जो बिजली सप्लाई, जो जिसका बिजली का बिल आता है आपके घर पे, तो स्पेसिफिक है। इसी तरीके से देखा जाए तो बैंकिंग, तो बैंक वालों के भी अलग से एकदम कानून बने हुए हैं, और बहुत सारे बैंक नहीं होते, सब बैंक के कुछ ब्रांच है उसी के हिसाब से चलता है। इसी के साथ देखा जाए तो आपका बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और ऐसा कोई भी बिजनेस जो कि एक ही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, तो उनके ऊपर अलग से कानून होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अपना इलेक्ट्रिसिटी कानून अलग होता है, बैंकिंग में बैंकिंग का कानून अलग होता है, जो कि कौन बनाता है हमारा बैंकिंग का कानून, आरबीआई। तो हमें इसके बैलेंस शीट के बारे में नहीं पढ़ना, इसके बैलेंस शीट में हमें जो सिंपल कंपनी बनाते हैं उसके बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है। तो इसके कंपनी को गवर्न करने के लिए बनाया गया है कंपनी एक्ट। बोला गया भैया आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा एज पर कंपनी एक्ट 2013। जो इस कानून के अंदर होगा उसी के हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनाना होगा। तो सोल प्रोप्राइटर तो हमें दो दो बार सिखा दिया, तो अब थोड़ी ना सिखाएंगे। अब आपको किसकी बैलेंस शीट सिखाने जा रहे हैं, वो कंपनी की, जो कि किसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी आप। समझ रहे हो? तो सर हम क्या सीख रहे हैं, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो इसकी बैलेंस शीट जब बनाने गए, तो बनाने में नॉर्मली पहले जो बैलेंस शीट बनता था, क्योंकि अब कंपनी जो है इंडिया के अंदर एफडीआई, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले बैलेंस शीट जो बनता था वो इस फॉर्मेट में बनता था, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो, फॉर्मेट यही था। ये था हमारा पुराने जमाने की बैलेंस शीट। और इधर लिखा करते थे हम लाइबिलिटी, इधर लिखा करते थे हम एसेट्स, और इधर अमाउंट और इधर अमाउंट। लेकिन उस टाइम पे ऑर्गेनाइज ना होने के कारण हम कोई भी एसेट्स, जैसे हमने लिखा बिल्डिंग, मान लेते हैं 2 लाख, मैंने लिखा मशीनरी 1 लाख, मैंने लिखा कैश 2 लाख, मैंने लिखा फर्नीचर 1 लाख, मैंने लिखा स्टॉक 3 लाख, ऐसे मैंने लिखा शेयर कैपिटल, दैट इज 2 लाख। अगर टोटल करें तो कितना हो गया, 9। और ऐसे ही हमने लिखा फिर डिबेंचर 5 लाख, ऐसे लिखा रिजर्व 2 लाख, कितने हो गए टोटल, 9 लाख। करंट लाइबिलिटी भी है मान लेते हैं, ये लिखा है। अब यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन कितना लगा बताओ, तो बता पाओगे क्या आप, बताइए कितना लगा बैलेंस बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन, या मशीनरी में कितने डेप्रिसिएशन लगे। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूं, जो शेयर कैपिटल है 2 लाख, वो इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, तो इसका जवाब नहीं है। और बता भी कैसे सकते हैं, क्योंकि बताया नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करा, जो फॉरेनर थे, बाहर के लोग जो फॉरेनर थे, जैसे कि यूएसए वगैरह,
ये अपनी बैलेंस शीट थोड़ा दूसरे टाइप से बनाते थे, और ये अपनी बैलेंस शीट की हर चीज की डिटेल रखा करते थे, कि अगर उसके बैलेंस शीट को देखोगे कि बिल्डिंग, तो आप झट से बता दो कि बिल्डिंग इतने का था पिछले साल, डेप्रिसिएशन इतना लगा, बचा इतना। और वो ऐसे नहीं बनाते थे टी शेप में, बोलते थे बैलेंस शीट जो है कि यूनिक है, डिफरेंट है। लेजर तो हम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन बैलेंस शीट यूनिक है तो अलग बनाते थे। तो उन्होंने क्या करा, दो काम किया करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दो बदलाव किए। नंबर वन, आप बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो बदला। फॉर्मेट में क्या बदला, कि जो ये हमारा एसेट्स है, इस एसेट्स को जो हम इस साइड रखते थे, बोले इस साइड में ना रख के हम ये करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो सबसे पहले मेजर डिफरेंस उसने ये करा, है वही। अभी भी टोटल देखोगे तो मेरे टोटल में गड़बड़ी थोड़ी ना हुआ, टोटल तो वही है। तो ये पहले लाइबिलिटी रखेंगे फिर एसेट्स रखेंगे, मतलब मैच तो वही होगा कि 9 लाख 9 लाख होना ही चाहिए। ऐसा मत समझना कि अगर आपने साइड में कर दिया है तो बैलेंस शीट नहीं मैच होगा तब भी चल जाएगा। और दूसरा मेन काम क्या करा, कि भैया आपको इन सभी चीजों की डिटेल बनानी पड़ेगी। तो अगर इन सभी चीजों को आपको डिटेल बनानी है तो एक कॉलम यहां पे और डलवाया उन्होंने डिटेल के लिए, जिसको बोला गया नोट। जैसे सपोज करो इसका नोट नंबर मैंने 2 लिखा, मतलब इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो नोट नंबर 2 पे जाके देखो। और मैं कहीं साइड में जैसे वर्किंग नोट के तरीके से मैं नोट नंबर 2 बना दूंगा कि भैया मेरा बिल्डिंग 2,40,000 लेस डिप्रिसिएशन 40,000, और कितने का बचा, 2 लाख का। अब इस बैलेंस शीट में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन है, तो आप फटाफट बता सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के आगे 2 नंबर लिखा हुआ है। यानी कहीं 2 नंबर के पॉइंट्स या दूसरा कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, वहां जाके चेक करो। तो आप झट से 2 नंबर, जैसे यहाँ नोट नंबर 2 है, यहाँ पे देखोगे अरे डेप्रिसिएशन 40,000 लगा। एक तीसरा मेजर चेंज भी किया कि आप सिस्टमेटिक रखो, ये आपका फिक्स एसेट्स है, ये फिक्स एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है, फिर फिक्स एसेट्स आ गया। यानी पहले आप फिक्स एसेट्स रखो फिर करंट एसेट्स को एक साथ, मतलब एसेट्स के नेचर वाइज भी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के वाइज भी आपको एसेट्स और लाइबिलिटी को सिस्टमेटिक रखना पड़ेगा। और बहुत चीजों को एकदम डिटेल बताने के लिए, ताकि इन्वेस्टर को दिक्कत ना हो, तो बैलेंस शीट के अंदर बदलाव किए गए और बैलेंस शीट के अंदर कुछ कैटेगराइज किया गया। तो आज हम बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि न्यू बैलेंस शीट जो है वो कंपनीज एक्ट में गिवन है। और किसमें, कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में कुछ शेड्यूल है, कुछ शेड्यूल्स हैं, मतलब जहां पे किस टाइप के सारे फॉर्मेट्स होंगे वो लिखे हुए हैं। तो उस फॉर्मेट में शेड्यूल नंबर 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखा। शेड्यूल नंबर 1 में कुछ और है, 2 में कुछ और है, 3 में बैलेंस शीट का है। तो इसलिए बोला जाता है जो ये बैलेंस शीट बनाया जाता है एज पर रूल शेड्यूल नंबर 3। बैलेंस शीट कैसा बनेगा ये देखिए आपके सामने, ये कुछ फॉर्मेट है, इस तरीके से बनेगा, जो मैं अभी बना के भी दिखाऊंगा पूरा पूरा। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं सारी चीजें मैं बना के दिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि ये मैंने एक सिंपल सा दिखा दिया आपको, बाकी मैं पूरा बना के दिखाऊंगा। और इसमें साथ के साथ 2 साल का डेटा भी बोला रखो भाई, प्रीवियस ईयर इस साल तक, कि हम कंपैरिजन आराम से कर पाए। ठीक है, तो आइए, हमें सबसे पहले तो क्या समझ में आया कि सर जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट, इसमें हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ही बनाना है, लेकिन एक यूनिक तरीके और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। और किसके रूल्स फॉलो करने हैं, हमें कंपनीज एक्ट के रूल फॉलो करने हैं, शेड्यूल नंबर 3 के। और वहां पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इवन दो मैंने अभी तो सिर्फ बैलेंस शीट बताया, इसके बाद फिर P&L का भी फॉर्मेट बताया। तो पहले हम P&L ट्रेडिंग और फिर बैलेंस शीट बनाते थे, नाउ अब क्या है, पहले बैलेंस शीट फिर P&L बनाओ। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पहले P&L था, तो कहते थे लोग बाग कि भैया अगर पहले P&L है तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रहा,
तो बैलेंस शीट, और देखो कोई भी आपने इतने पढ़े होंगे, आप कभी भी इस बात को लेके परेशान नहीं थे कि यार मेरा नेट प्रॉफिट गलत आ गया, कभी भी इस बात को लेके परेशान नहीं थे कि ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी गलत आ गया। आप परेशान किस लिए होते थे? मेरी बैलेंस शीट नहीं हुई। तो जब बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? बैलेंस शीट पे ही है। इसलिए बैलेंस शीट को नंबर 1 पे रख दिया गया और पी एंड एल को नंबर 2 पे रख दिया गया। तो आइए, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कुछ स्पेसिफाई फॉर्मेट है, तो इसके अंदर सब चीज, नंबर, रोमन, सब चीज आपको एकदम फॉलो करना होगा। हालांकि टाइप टाइप का आता है, लेकिन टाइप करने के बाद बच्चों को इतना दिमाग में रहता नहीं है, इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको भी थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले ऊपर टॉप पे लिखेंगे हम एज एट जो भी डेट आ गया, इस वाले कॉलम में नोट, और इस वाले कॉलम में अमाउंट, इस वाले कॉलम में पर्टिकुलर। अब आने वाले कॉलम में इसको रोमन में 1 लिखेंगे, और मैं नीचे लिख देता हूं रोमन में 2। रोमन में 1 का मतलब इस साइड में लिखेंगे हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इस साइड में लिखेंगे एसेट्स। यानी हमारे पास 2 हेडिंग पहले भी था, आज भी 2 है साइड। एक पहले बस उसको लाइबिलिटी नाम बोलते थे, उसको थोड़ा मॉडर्न नेम करके कर दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी को भी थोड़ा सिस्टमेटिक किया गया, बोला गया भैया अब इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट होगा, दैट इज शेयर होल्डर। और इनफैक्ट ये आपने 12th क्लास में किया हुआ है, फॉर्मेट। लेकिन जो 12th में आपने फॉर्मेट किया था उसमें अमाउंट वगैरह नहीं था, अब अमाउंट के साथ पूरा करना होगा। एडजस्टमेंट वही रहने वाले हैं जो कि सेमेस्टर 1 में सीखे थे, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन, फ्री सैंपल, एडजस्टमेंट सारे वही रहेंगे, बस उसको प्लेस करना यहाँ पे सिखाया गया। अब इसके बाद भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए पार्ट, शेयर कैपिटल, बी पार्ट, रिजर्व एंड सी पार्ट, शेयर। नंबर 2 पे शेयर एप्लीकेशन ऑन पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन ऑन पेंडिंग। तीसरा पॉइंट भी बनाया गया, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसके अंदर भी ए पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद डेफर्ड टैक्स, ये आपके काम का नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। सी पार्ट, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और डी पार्ट लॉन्ग टर्म। अब देखिए जो यहाँ गिनती लिखा है रोमन में 1,
आपको यहाँ रोमन में 1 ही लिखना है। अगर आपने एक ऐसे लिख दिया तो गलत है वो फॉर्मेट। ए बी सी डी स्मॉल में है तो ए बी सी डी स्मॉल में ही लिखना है, अगर आपने कैपिटल ए लिख दिया तो भी गलत है। यानी ये फॉर्मेट वाइज बड़ा रूल के स्ट्रिक्ट हैं। तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा, तीसरे के बाद चौथा पार्ट, और जो फोर्थ पार्ट बनता है दैट इज करंट लाइबिलिटी। इसके अंदर ए पार्ट आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एंड बी पार्ट आता है ट्रेड पेबल, सी पार्ट आता है अदर करंट, और डी पार्ट आता है शॉर्ट टर्म। इसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एसेट्स की। एसेट्स की भी जर्नी छोटी नहीं है। इसके बाद एसेट्स, तो ये हो गया हमारा लाइबिलिटी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक साइड में सिर्फ लाइबिलिटी कर देता हूं, और यहां आ जाएगा टोटल। अब यहां पे देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं साइड, इसको बोलते हैं मेन हेड, और इसको बोलते हैं सब हेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सब हेड। सर आप सारे चैप्टर का प्रीवियस ईयर कब कराते हैं? साथ 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 कोशिश रहती है करा दिया जाए। अब हमें शेयर कैपिटल के बारे में जानना है, जो ये ग्रीन ग्रीन मार्क से लिखा है ना, इसके बारे में जानना है। इसके आगे सिर्फ नोटिंग नंबर डलेगा, तो इसके आगे नंबर डल गया, सपोज करो इसके आगे नंबर डल गया 1, इसके आगे 2, इसमें 3 में कुछ नहीं आएगा, 4th में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे नंबर 3, डेफर टैक्स में कुछ नहीं लिख रहे, यहाँ पे 4, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में 5, इसके बाद इसके आगे 6, इसके आगे 7, 8 और 9, टोटल 9 चीजों की डिटेल जानकारी हमें लिखना पड़ता है। इसके आगे अमाउंट आ जाएगा। हमें 2 साल का डेटा नहीं बनाना है, सिंगल ईयर का बनाना है। इस तरीके से हमारा ये लाइबिलिटी साइड क्या हो जाएगा? कंप्लीट। आप रजिस्टर पे नोट करोगे तो आपको पता चलेगा। क्या सर हमें ये पूरा क्वेश्चन करना होगा? हाँ करना पड़ेगा। तो ये लाइबिलिटी साइड हमारा होता है कंप्लीट। इधर एसेट्स लिख रहा हूं, क्योंकि नीचे जगह नहीं मिलेगी और देख नहीं पाओगे। तो आप ऐसा मत समझना टी शेप हो गया, ये कहाँ होगा? जस्ट इसके नीचे कंटिन्यू। कंटिन्यू, ठीक है। अब कंटिन्यू में भी काफी सारी चीजें बदल जाएंगी। अब इसके अंदर आ जाएगा नंबर 2 वाला पार्ट, दैट इज एसेट, दैट इज एसेट्स। इसके बाद आएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन करंट
एसिड्स। अब इसके अंदर ए पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम PPE भी बोल देते हैं। बी पार्ट आ जाएगा इंटेंजिबल एसिड्स। सी पार्ट में आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हालांकि जो आपका यहाँ पे लिखने का तरीका होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अब नॉर्मल लिख भी देते हैं, नहीं तो पहले रोमन में 1 2 3 चलता था, ए का सब पार्ट आ जाता था। अब आपको वो नहीं करना, अगर ट्वेल्थ में करा होगा तो अब आपको इस तरीके से डी पार्ट इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, सारा समझाऊंगा अभी मैं। इसके बाद ई पार्ट नॉन करंट, ई पार्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और एफ पार्ट, हालांकि डेफर्ड टैक्स एसेट्स इधर भी आता है, लेकिन हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में हम बिल्कुल अलग से बाद में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, एफ क्या, जी पार्ट अदर नॉन करंट एसेट। अब यहां पे स्टार्ट होगा भैया पॉइंट नंबर 2, जो कि क्या होगा, करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या लिखेंगे, ए पार्ट, करंट एसेट्स का ए पार्ट होगा करंट इन्वेस्टमेंट, करंट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ई पार्ट शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, एफ पार्ट अदर करंट एसेट्स। इसके बाद टोटल। नाउ जो टोटलिंग का प्रोसेस है, यहां 9 पे खत्म हुआ, तो अब जो इसको मिलेगा 10 11 10 11, इसका कोई नोट नहीं, इसका कोई नोट नहीं, 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, टोटल 20। इसके आगे भी अमाउंट आएगा, इसके आगे भी अमाउंट आएगा। अभी तो मैं लिख रहा हूं, सब कुछ समझाएंगे भी।
ये पूरा अभी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बने, इसके नोट जो है वो अभी मैंने नहीं लिखे, नोट भी मैं लिखूंगा। अभी सिर्फ क्या बना है हमारा, बैलेंस शीट। तो आज हम बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है एक ओवरव्यू और आइडिया लेने वाले हैं अब आगे। अब जैसे आप समझ लो कि शेयर वारंट के आगे सीधा अमाउंट कॉलम में है, तो नोट आपको उस चीज की बनाने की जरूरत है, उस पॉइंट पे आपको नोट लिखने की जरूरत पड़ती है जहां पे कुछ माइनस प्लस हो रहा हो। अगर उसमें कुछ माइनस प्लस होना ही नहीं है, वो अमाउंट ऐसे का ऐसा ही रहना है, तो उसके लिए कोई जानकारी आपको या फिर कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है। सर सिंकिंग फंड फिर इस चैप्टर के बाद में साथ के साथ ही मैं करा दूंगा, रिकॉर्डेड करके डाल दूंगा मैं। सर प्लीज क्रिएट कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेसिफाइड द एलोकेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ द शुड बी। बिल्कुल पूजा, बनाएंगे, कल मिल जाएगा आपको कॉर्पोरेट अकाउंट का एक अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से। चलिए अब इसको समझे हम। समझना भी बहुत जरूरी है। जो अमाउंट वाले हैं उसको, अब ये है शेयर कैपिटल। सर इस शेयर कैपिटल में क्या क्या होगा, नोट तो मैंने अभी बनाना सिखाया नहीं। शेयर कैपिटल में, इस कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होगा। किसके अंदर सर, इस शेयर कैपिटल में। इसके बाद अगला है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आ सकता है, सारे रिजर्व, और सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे परेशान होते हैं इस पूरे चैप्टर में। तो इसमें जनरल रिजर्व आ जाएगा, फ्री रिजर्व आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, सीआरआर आ जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन, डीआरआर आ जाएगा जो कि डिबेंचर में सीखा है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व सब आ जाएगा यहाँ। तो अगर मैं रिजर्व के आगे 20 लाख रुपए लिख दूं तो आप कंफ्यूज होगा, सर जनरल रिजर्व है कि कैपिटल रिजर्व है। तो इसलिए इसके नोट देंगे और वहां पे भैया देख लो भाई क्या है। इवन दो प्रॉफिट और लॉस भी यहीं आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे वो भी यहीं आएगा। शेयर वारंट, शेयर वारंट अब नहीं रहा ट्रेंड में, पहले हुआ करता था। मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं शेयर वारंट, देखो ये शेयर सर्टिफिकेट, अब गूगल है तो सब मिल जाता है, नहीं तो बच्चे पहले तो सपने में सोचा करते थे और सपने भी गलत देखा करते थे कि सर्टिफिकेट होगा कैसा। ये हमारा शेयर क्या है, वारंट है, और ये क्या है हमारा शेयर सर्टिफिकेट है। मेजर डिफरेंस क्या है, इस शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है जरीन, पूरा नाम लिखा हुआ है इस पे, और इसके ऊपर नेम जो है वो मेंशन नहीं होता था, नेम मेंशन नहीं होता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले शेयर सर्टिफिकेट ही निकाला। तो अगर मान लेते हैं नाम की जगह पे मैं लिख देता हूं, मान लो यहां दिख नहीं रहा, मान लो यहां मिस्टर एक्स है, और अब ये शेयर, ये सेम शेयर जो है वो मिस्टर वाई को खरीदना है, ये शेयर। तो ऐसे सिचुएशन में वाई इसको पेमेंट दे देगा और इसको शेयर, वाई ने क्या करा, इसको पैसा दे दिया, समझना, इसको क्या दे दिया, पैसा। अब इसने इसको ये शेयर दे दिया, एक्स ने वाई को। अब वाई कल को बेचेगा मान लो जेड को, वाई किसको बेचता है, और जेड जब देखेगा बोलेगा भाई ये तो एक्स का शेयर है, तेरा तो शेयर ही नहीं है, नाम किसका चढ़ा हुआ है इस पे, एक्स का, तो आगे इसका शेयर बिकेगा नहीं। तो इसलिए वाई को क्या करना पड़ता था, यहां से इसका नाम को कटवा के अपना नाम चढ़वाना पड़ता था वाई, और इस नाम को कटवाने और चढ़वाने का एक लंबा प्रोसेस था। हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते, और पहले हम कंपनी लॉ यानी आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी के पास एक फॉर्म जमा करवाते, और एक फॉर्म रिलायंस में जमा कराते। फिर रिलायंस कंपनी बोलती ठीक है हम 60 दिनों के अंदर देखेंगे, चेक करेंगे। इस सिचुएशन में अगर एक्स को इमीडिएट पैसे चाहिए तो इमीडिएट नहीं मिलता, वाई बंदा बोलता भैया पहले मेरे नाम पे होगा तभी तो मैं दूंगा।
और इसके नाम पे होने में कितना समय लग रहा था? 1.5 महीने, 2 महीने, 30 दिन, लेकिन टाइम लग रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट यहां आ गई, बोला इस पे नेम है ही नहीं, इस पे नेम जो है ही नहीं, ना तो इस पे एक्स का नाम है, ना वाई का नाम है, ना जेड का नाम है, तो यहां पे नो नेम, कोई नेम ही नहीं है। अब ये इन द हैंड ऑफ, इन द हैंड ऑफ, अगर मैं बोलूं इन द हैंड ऑफ, ये एक्स के पास है। अब ये शेयर किसको बेचता है? मान लेते हैं वाई को बेचता है, तो वाई झट से ले लेगा, इसको पेमेंट दे देगा। और फर्दर वाई अगर जेड को बेचता है तो ये जेड को भी बेच सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नाम है ही नहीं। तो इस केस के अंदर हमें अगर अपने शेयर्स बेचने थे तो हमें इंतजार नहीं करना था कि नाम चढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर नाम चढ़ेगा ही नहीं। तो वारंट का मतलब होता है, वारंट का मतलब होता है कि मैं जिसके ऊपर किसी को रजिस्ट्रेशन दोबारा या अपने नाम पे ट्रांसफर करने की जरूरत ना पड़े। तो ये दो अलग अलग टाइप के शेयर्स हो गए। एक शेयर है जिसके ऊपर आपका नाम मेंशन है, और एक शेयर है जिसके ऊपर आपके नाम मेंशन नहीं है। इसका नुकसान भी था, तो बहुत लोग नहीं लेते थे। अगर खो गया और मुझे मिल गया तो मेरा हो जाएगा। सेम रुपए की तरीके का काम करता था। अगर आपका 500 का नोट खो गया, 100 का नोट खो गया, 10 रुपए ही खो गए, तो वो पैसे के आपको वापस मिलेंगे? खो गए तो अब जिसको मिल गए होंगे उसने चला लिया, या फोन करके तो बोलेगा नहीं कि भाई खो गया। इस केस के अंदर क्या था, अगर आपका ये पेपर खराब भी हो जाए, खत्म भी हो जाए और लॉस भी हो जाए किसी कारण से, तो वो किसी का नहीं जाता, उसका मेंबरशिप नंबर होता है यहाँ पे, उस नंबर से वो जाके कंपनी से निकलवा लेता, अपनी आईडी प्रूफ आधार देता, तो वो मिल जाता। जैसे आपका एटीएम कार्ड खो जाए तो किसी का कोई काम का नहीं है ना, किसी का कोई काम करें जब तक एटीएम पिन ना पता हो। लेकिन आजकल डिजिटल हो गया। एक बात ध्यान रखना, एटीएम कार्ड के अंदर एक वाईफाई चिप इनेबल फैसिलिटी होती है, जिसके अंदर अगर आपके पास एटीएम है तो मैं अगर सिर्फ एक मशीन जिसमें से स्वैप करते हैं, वो सिर्फ मैं मशीन टच करूंगा, बस उसके आगे से टच भी नहीं करूंगा, ऐसे दिखाऊंगा, और 2,000 रुपए तक बिना पिन के शॉपिंग कर सकते हो, कट जाएगा। तो बड़े सारे फ्रॉड चल रहे हैं। मेट्रो में भी बहुत लोग ना पीओएस मशीन लेके घूमते हैं। मान लो किसी के पर्स में एटीएम है, उसने क्या करा, इधर से ऐसे टच कर लिया, ये फ्रॉड है ये। तो इसलिए वाईफाई इनेबल आपको नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे भी ये चलता है। तो मैं तो मुद्दे पे आते हैं, तो मुद्दे पे आपको समझ में आए, दो चीजें हैं। अब दो चीजें, एक शेयर वारंट है और एक सर्टिफिकेट है। तो आज के समय में तो सारा का सारा शेयर ऑनलाइन बिकता है, डीमेट के थ्रू बिकता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो चुका है। तो अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया है। लेकिन मान लो किसी ने ले रखा था पहले, कभी उसने अभी बदलवाया नहीं, तो अभी है, इसलिए मजबूरन लॉ के अंदर उसको एक शेयर वारंट का सी सेक्शन बनाना पड़ा कि जिस शेयर्स पे नाम चढ़ा होगा वो तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, और जिस शेयर्स पे नाम नहीं चढ़ा होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारा शेयर वारंट। समझ में आया दोनों? तो आपके एग्जाम में भी शेयर वारंट नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो आप इसको लिखना ही नहीं, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। मैं बताता जा रहा हूं, पूरी बैलेंस शीट मेरा समझाना काम है, लेकिन इसमें से क्या क्या पेपर में आपको रिटेन करना है वो चीज भी ध्यान रखना है। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन ऑन पेंडिंग अलॉटमेंट। साहब ये क्या चीज है, ये क्या है? मान लो एक XYZ लिमिटेड, और यहां पे मिस्टर राम ने 1,000 शेयर मांगे 10 रुपए के। तो कोई बताएगा जो 1,000 शेयर 10 रुपए के मांगे गए हैं, ये जो 10,000 रुपए है, ये 10,000 तो यहां आ जाएगा। ये किसको पैसे मिल गए? कंपनी को। कंपनी ने पैसे रिसीव करे या नहीं करे? कर लिए। कंपनी कहता है कि मैं आपको जो इसके बदले में सर्टिफिकेट होता है, कौन सा, इसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो ये वाला पर्चा मैं आपको दूंगा, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, प्रिंटर खराब है, ये है वो है, मैं आपको ये चीजें दे दूंगा बाद में। यानी कंपनी ने अपने हैंड पे पेंडिंग कर दिया है। पेंडिंग क्या कर दिया है? इसको शेयर्स देना, देना मतलब अलॉटमेंट करना। जब मैं आपको ये वाला सर्टिफिकेट दे देता हूं तो अलॉटमेंट हो जाता है, ये पेंडिंग कर दिया कंपनी ने भाई। ऐसे सिचुएशन में कंपनी ने शेयर इशू भी नहीं किया, लेकिन कंपनी पैसे लेके भी बैठा है। अब कंपनी लेके बैठा है तो लाइबिलिटी है ना, तो इसको कोई जगह तो मिलना चाहिए।
तो इसका इसलिए ये हेडिंग बनाया गया कि भैया अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो वो पैसा यहां लिखना। और जैसे ही कंपनी क्या करेगी, इसको सर्टिफिकेट दे देगी, तो ये वाला पैसा जो पेंडिंग अलॉटमेंट है वो इससे हट करके कहां आ जाएगा भाई साहब, यहां से हट करके कहां चला जाएगा, वो शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में किसका पैसा आएगा, जिसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैंने आपसे पैसे ले लिए, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, तो मेरा पैसा कहां दिखाएंगे बैलेंस शीट में, पेंडिंग ऑन। और जैसे ही मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो पेंडिंग अलॉटमेंट से हट जाएगा और मैं कहां पहुंच जाऊंगा, शेयर कैपिटल में। तो ये पहुंच जाएगा। स्टूडेंट का कहना है सर ये सब आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारे पॉइंट्स, वो मैंने रिकॉर्डेड, देखो मेरा काम है मैं लाइव में जैसे कनेक्ट हो तो मैं सारी चीजें दोबारा से बताऊंगा। और हर बार चीजें कुछ कुछ चीजें बदलती हैं, इसके अंदर कुछ चीजें अमेंडेड हुए हैं, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें चीजें अमेंडेड नहीं डाली थी। अब अमेंडेड जो हुआ है, जैसे डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन वैसे अब भी नहीं आती, इसके अंदर एडवांस टैक्स का एक मेन पोर्शन आ चुका है, प्रोविजन फॉर टैक्स का आ चुका है, तो वो चीजें आई हैं तो उसको मैं अलग से बताऊंगा इसमें। आ जाइए अगला, ये सिर्फ मैं आज समझा रहा हूं, इसके नोट नहीं लिख रहा मैं। अरे 7 भी बज गए, पता ही नहीं चला। इसके बाद अगला क्या है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लंबे समय के लिए, जो बोरोइंग का मतलब क्या होता है, कर्जा, जो लंबे समय के लिए कर्जा लोगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे डिबेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, ये आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स पे अभी बात नहीं करेंगे। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अब आपने अगर किसी से सामान उधार खरीदा है तो दैट इज क्रेडिटर। अगर आपने उधार सामान खरीदा है और उसको बोला कि 1 साल के बाद दूंगा तो वो यहां आ जाएगा। अगर आपने बोला है कि मैं विद इन 1 दे दूंगा तो वो आ जाएगा ट्रेड पेबल में। समझ में बात। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर जैसे कि डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, लंबे समय 5-6 सालों के लिए आपने कोई प्रोविजनिंग कर रखी है तो वो कहां पे आ जाएगा। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, 2 चीजें आती है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। जब मैंने नोट बनाऊंगा तो लिखूंगा ही। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, बिल्स पेबल और क्रेडिटर, बिल्स पेबल और क्रेडिटर। इसके बाद आगे गिवन है आपका अदर करंट लाइबिलिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या फिर एडवांस इनकम, या अनक्लेम डिविडेंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पॉइंट को हमें ध्यान से समझेंगे जब हम करेंगे। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इसमें आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, मेनली प्रोविजन फॉर टैक्स रहता है, और कोई ऐसा प्रोविजन जो 1 साल से कम समय के लिए बनाया गया है उसे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के कैटेगरी में रखा जाएगा। आगे बात करते हैं एसेट साइड में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, सारे के सारे फिक्स एसेट्स, प्लांट मशीनरी फर्नीचर मोटर कार जितने भी हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लूमार्स, बहुत सारी चीजें आ जाएगी। इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो आपने एक जमीन खरीदा, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा लिया, ये अब सिर्फ जमीन है तो ये लैंड है जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा। लेकिन आपने क्या करा, इसके ऊपर दीवार यानी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग बनाना है तो कंस्ट्रक्शन का काम आपने स्टार्ट कर दिया, तो अब ये लैंड तो रहा नहीं, लैंड का मतलब उस पर कुछ भी नहीं, तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट में तो आएगा नहीं। और ये बिल्डिंग भी नहीं है भाई, क्योंकि मकान अभी बन के तैयार, तो इसे हम बोल देते हैं कैपिटल, क्योंकि एसेट्स को हम कैपिटल भी बोलते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ये तैयार हो रहा है, तो जैसे ही ये बिल्डिंग बनेगा, बनने से पहले तो रहेगा ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, और जैसे ही तैयार होगा कहां पहुंच जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। ये भी आपका नहीं आप पूछा जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ये जब हम कभी भी कोई काम करते हैं, कोई फॉर्मूला तैयार करते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं किसी चीज पे, तो पैसे खर्च होते हैं, तो वो
आपके रिसर्च तभी सक्सेस माना जाता है जब वो आप कामयाबी हासिल कर लो। जैसे कि मान लेते हैं चंद्रयान को लॉन्च किया गया था पहली बार, तो सक्सेस नहीं हुआ था। तो सक्सेस चंद्रयान या मंगल जो भी था सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन उस पर पैसे तो खर्च हुए, लेकिन बाद में किया गया तो सक्सेस हो गया। तो जब तक सक्सेस नहीं होता उसे अंडर डेवलपमेंट में रखते हैं, और जब सक्सेस हो जाता है तो उसे कहाँ रख देते हैं हम, इंटेंजिबल एसेट्स में रख देते हैं, जो उसके राइट्स हैं हमारे पास। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आप लंबे समय के लिए करते हो, प्रॉपर्टी में पैसे लगा देते हो, शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हो लंबे समय के लिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, किसी इंप्लॉई को आपने लंबे समय के लिए पैसे उधार दे रखे हैं, वो इसमें आ जाएगा। इसके बाद अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स का मतलब वो एसेट्स, इसके अंदर आ जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह, जिसको हम 5 सालों में राइट ऑफ किया करते थे, वो आ जाता है अदर करंट एसेट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे डाल देते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटी वगैरह आ जाता है। इन्वेंट्री, स्टॉक हो जाते हैं जो कि सामान लाके अपने दुकानदारी में रखते हो, उसको बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल्स पे, बिल्स रिसीवेबल, जो चीज बहुत सिंपल है मैं तो उसमें टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपके पास कैश है, बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो सारी चीजें आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, अपने एम्प्लॉय को आपने 2-4 महीने के लिए थोड़े पैसे उधार दे दिए फिर ले लेते हो, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट का ये सीखा है। अगली क्लास के अंदर हम इसके सारे नोट्स और P&L, अगली क्लास यानी कल ही हम इसके नोट्स और P&L करेंगे।